मैं आदर्श कुमार दरभंगा शहर में पिछले बहुत सालों से इंटर फिजिक्स पहले हुआ करता था, डिग्री फिजिक्स स्पेशली इंटर के बच्चों को पढ़ाया करता था। अभी भी डिग्री के बच्चों को भी, लेकिन स्पेशली 11th और 12th बोला जाता है। अब बहुत सारे बच्चे परिचित भी हो सकते हैं हमसे, बहुत सारे बच्चे के घर में भी बड़े भाई बहन चाचा जो भी हो पढ़े भी हो सकते हैं हमसे तो मैं आज पहली बार इस लॉकडाउन के दरमियान 11th के क्लास को स्टार्ट करने चला हूँ। मैट्रिक का परीक्षा हो चुका बहुत समय। सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे का परीक्षा भी लगभग समाप्ति है, बहुत दिन हो गया। आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चों का कुछ पेपर, मेन पेपर भी बचा हुआ है, लेकिन सभी बच्चे पढ़ाई 11th का कुछ न कुछ स्टार्ट कर चुके होंगे। तो मैं उसी क्रम में आज फिजिक्स की बात करने चला हूँ। 11th के क्लास का स्टार्टिंग है आज मेरे द्वारा। तो जो बच्चे मुझसे लिंक्ड होना चाहेंगे आराम से पढ़ाई करेंगे मेरे साथ। तो मैं आज 11th की पढ़ाई को शुरुआत देने जा रहा हूँ। तो पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड के बारे में मैं नहीं बताने जा रहा, वो सेल्फ स्टडी का चीज़ होगा, एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर। मैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो व्हाट फिजिक्स पढ़ने चले हैं, तो फिजिक्स साइंस का ब्रांच होता है, ये सभी बच्चे लगभग जानते हैं। और व्हाट इज़ फिजिक्स, फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स है क्या, तो उसकी जानकारी मैं थोड़ा थोड़ा देकर आगे बढ़ते चला जाऊँगा। तो देखा जाए, सबसे पहले फिजिक्स स्टार्ट करने चले हैं। तो व्हाट इज़ फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज़ साइंस पढ़ा हुआ है, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनीथिंग। तो हम लोग साइंस के ब्रांच की बात करने चले हैं। फिजिक्स, व्हाट इज़ फिजिक्स। तो फिजिक्स इज ए साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस which is based upon मेजरमेंट। किस पर आधारित साइंस को हम लोग फिजिक्स बोलेंगे, तो मेजरमेंट पर। एंड इट्स एक्सप्लानेशन, एक्सप्लानेशन किस चीज़ का एक्सप्लानेशन बच्चों, तो मेजरमेंट का। तो किसी क्वांटिटीज को कैसे मापा जाएगा वो हमारा फिजिक्स देगा। मेरी लंबाई मापनी है, तुम्हारा मास मापना है ना, दरभंगा शहर से पटना शहर की दूरी मापनी है, तो ये छोटा छोटा बॉडी का टेम्परेचर मापना है, जो भी है, करंट कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना वोल्ट मिल रहा है, सब मेजरमेंट वाला जो भी चीज़ आएगा वो फिजिक्स में आएगा। डॉक्टर भी यूज करेगा कोई डिवाइस ऐसा चीज़, तो मेजरमेंट जहाँ भी होगा वहाँ फिजिक्स होगा। समान बात में सब्जी बेचने वाला तराजू लेता है, वो भी बैलेंस कहाँ से आएगा, तो फिजिक्स से आएगा, है ना। तो फिजिक्स का मूल वर्ड हो गया बच्चों मेजरमेंट। एंड इट्स एक्सप्लेनेशन विथ सेट ऑफ रूल्स एंड लॉज। रूल्स एंड लॉज। तो अब ये रूल्स एंड लॉज किसी क्वांटिटी के दूसरे क्वांटिटी में रिलेशन बताने का काम करेगा। तो वह क्वांटिटी जो फिजिक्स में आने वाले रूल्स और लॉज से रिलेटेड होगा उसको फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। सामान्य भाषा में बोला जाए, सिंपल लैंग्वेज में, तो जो मेजरेबल क्वांटिटीज़ होगा बच्चों उसको हम लोग
फिजिकल क्वांटिटी भी बोलेंगे, शॉर्ट में PQ भी बोल सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन व्हाट इज फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो फिजिक्स एक विज्ञान है, साइंस है, जो मेजरमेंट पर आधारित है और उस मेजरमेंट का एक्सप्लेनेशन पर आधारित है। तो एक्सप्लेनेशन होगा सर्टेन रूल्स एंड लॉज के तहत। तो वही रूल्स और लॉज जिस किताब में होगा वो फिजिक्स होगा, जिसमें किसी क्वांटिटी को मापने की बात होगी, डिवाइस कैसे बनेगा, थर्मामीटर कैसे बनेगा, गैल्वेनोमीटर कैसे बनेगा, अमीटर कैसे बनेगा, वोल्टमीटर कैसे बनेगा। तो जो भी स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, जहाँ जहाँ मीटर एक तरह से लगा रहेगा समझ लेना मेजरमेंट की बात है, और वह कौन देगा, तो अपने लोग का फिजिक्स देगा। तो व्हाट इज फिजिक्स हो गया। आप देखो भाई, ठीक है, फिजिक्स deals with physics deals the relation between matter and energy। अपने फिजिक्स में हर जगह किसकी चर्चा होगी बच्चों, एनर्जी की। अभी 11th की बात करोगे तो मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिक्स पढ़ेंगे, थर्मल एनर्जी, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, साउंड एनर्जी, एकॉस्टिक्स पढ़ाएंगे, वेव्स, ऑक्सीलेशन एंड वेव्स। लास्ट में 11th की बात कर दी, तो सिलेबस का बाइफर्केशन हो रहा है कि 11th में क्या क्या पढ़ना है। तो 11th में पढ़ना है मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड वेव्स। वेव्स से पहले ऑक्सीलेशन भी होगा। लेकिन तो एनर्जी, स्पेशली एनर्जी पढ़ना है, करंट एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ेंगे 12 में, न्यूक्लियर एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात करनी है पूरे फिजिक्स में। और एनर्जी कहाँ से आएगा बच्चों, तो मैटर से। सामान्य सी बात है, मैं खाता हूँ, है ना, इसलिए क्या है, वोकल मतलब एनर्जी, साउंड एनर्जी निकल रहा है, हम लोग मैकेनिकल वर्क करते हैं, तो ये और मैटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी। पेट्रोल गाड़ी में डालेंगे, गाड़ी चलेगी, तो मैटर इज, और मैटर और एनर्जी में रिलेशन दर्शाने वाले साइंस को हम लोग फिजिक्स बोलेंगे। E = mc², आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन कहलाता है ना। इस m में बहुत सारे केस में m को हम लोग मास डिफेक्ट बोलते हैं, मास डिफेक्ट। सारे बच्चे आप जानते हो क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, न्यूक्लियॉन्स कहलाता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो न्यूक्लियस का जो मास होता है बच्चों, वह मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स से कम होता है। तो जितना डिफरेंस होता है उसको मास डिफेक्ट कहते हैं। मैं क्या बोला सो समझ में आया मेरे बच्चों। देखो एक सिंबल लिख लेते हैं, XZA बोल दे, या Z इज एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास डिफेक्ट बोला जाता है जनरली। मास डिफेक्ट को डेलm, या डेल छोटे चेंज को रिप्रेजेंट करेगा, डेलm मास डिफेक्ट बोलेंगे। तो वो मास डिफेक्ट क्या होगा बच्चों, Z × MP। Z इज व्हाट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, MP इज व्हाट, मास ऑफ प्रोटॉन, प्लस A - Z क्या हो गया बच्चों, सारे बच्चे पता होना चाहिए सारे को। A में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा, तो मास नंबर में से Z को क्या कर ले, घटा ले, तो A - Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस M। M इज मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस। ये 12 में पढ़ोगे, हो सकता है 10th में भी कुछ बच्चे पढ़े होंगे। मास डिफेक्ट किसको कहते हैं, तो जो मास में डिफरेंस आ गया, जितना मास होना चाहिए और उतना ना होकर उससे कम आया, तो उसको हम लोग मास डिफेक्ट कहेंगे। वो मास कहाँ कन्वर्ट हो गया, तो एनर्जी में चला गया, तो वो इसी रिलेशन से आएगा। E = mc²। C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बोला जाएगा, और इसका वैल्यू 299792458
मीटर पर सेकंड, इसी को अप्रॉक्सीमेट करके, है ना, इसी को अप्रॉक्सीमेट करके 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो मास डिफेक्ट से c² को मल्टीप्लाइड करेंगे तो एनर्जी रिलीज निकलेगा, बाइंडिंग एनर्जी भी बोला जाता है उस केस में, न्यूक्लियस के केस में। अभी वो समझाना थोड़ा डिटेल्स में चले गए, अंदर की बात में चले गए, है ना। सामान्य भाषा है कि मैटर का कन्वर्सन किस में होगा, एनर्जी में होगा। वो जो साइंस इस बात को दर्शाएगा वह क्या कहलाएगा, फिजिक्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है फिजिक्स में एनर्जी। अब इसी तरह डिफिनीशन थोड़ा सा देना है। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। बच्चों, फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड है, उसका मूल वर्ड जो है ना, वो फिजिकॉस बोला जाता है। बहुत सारे जगह उसका दूसरा नाम है फूसिस, फिजिकॉस और फूसिस। तो ये हिस्ट्री की बात है, लेकिन उसी से निकल कर आया है फिजिक्स। तो फिजिक्स का मीनिंग क्या हुआ, तो नेचर और नेचुरल फेनोमेना पर आधारित साइंस को क्या कहेंगे, जो नेचर और नेचुरल फेनोमेना का स्टडी करेगा उसको फिजिक्स। तो नेचर में तो भैया दूसरा साइंस सब भी आएगा नेचर के स्टडी में, केमिकल साइंस बोलेंगे, केमिस्ट्री की बात करोगे, है ना, लाइफ साइंस बोलेंगे, बायोलॉजी की बात करोगे, बायोलॉजी का 2 ब्रांच पर होगे, बॉटनी और जूलॉजी। तो डिफरेंट ब्रांचेस है मतलब नेचर के स्टडी के लिए। लेकिन मूल जो हम लोग है किसके बारे में जान रहे हैं कि फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। अब देखो नेचुरल फेनोमेना, अभी जस्ट 10th पढ़ के आए हैं, रेनबो पढ़े हैं, है ना, सनसेट और सनराइज के टाइम में सन अपीयर्स रेडिश, ये सब नेचुरल फेनोमेना है। बारिश का होना, बादल का चमकना, ये सब जो है ना वो नेचुरल फेनोमेना है। और उसका स्टडी कौन देगा, तो उसका एक्सप्लेनेशन कौन देगा, तो फिजिक्स देगा। तो नेचर और नेचुरल फेनोमेना पर आधारित साइंस को हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिक्स बोले। ये एक सोचने का है कि फिजिक्स एक विज्ञान है, साइंस है जो मेजरमेंट पर आधारित है। और मेजरमेंट के लिए हम लोग सर्टेन रूल्स और लॉज की बात करेंगे। जिस बुक में रूल्स और लॉज होगा जो मेजरमेंट का बात करेगा उसी को हम लोग फिजिक्स बोलेंगे। तो व्हाट इज़ फिजिक्स, समझ में आ गया, बस हो गया। ये आपके नोटबुक को सजाने के लिए हो गया। मूल है कि कुछ फील होना चाहिए, समझ में आना चाहिए बात। तो व्हाट इज़ फिजिक्स हम समझा पाए। अब देखिए आगे बात करते हैं, है ना, क्या कि फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं। फिजिक्स में आने वाले क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, मिजरेबल क्वांटिटीज़ को फिजिकल क्वांटिटीज़ कहेंगे। फिजिक्स में जो लॉ होगा, जो जिसके बारे किसी क्वांटिटी के बारे में देगा उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। तो मैं अभी पहले इसको राइट डाउन कर ले और उसके आगे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी पर चला जाए। फिजिकल क्वांटिटीज, measurable quantities are called physical quantity। जिसको मापा तोला जा सकता है उस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, PQ बोला जाए शॉर्ट में, है ना। अब मेजरमेंट तो 2 तरीके, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, थोड़ा सा डिस्कशन होगा उसके बारे में। और द क्वांटिटी विच इज़ रिलेटेड टू लॉज, रूल्स एंड लॉज गिवन इन फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और मेजर करने के लिए हम लोग क्या देखें कि कुछ लॉ दिया जाता है। तो एक तरह से क्या बोला जाएगा, द क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, द क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड PQ। PQ बोले तो फिजिकल क्वांटिटीज। तो इतना बात ये जान गए। सामान्य भाषा में बात
फिजिक्स में आने वाले क्वांटिटीज़ को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। फिजिक्स में मेजरमेंट वाला जी बात होता है, यानी मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। मेजरमेंट के लिए भाई सर्टेन रूल्स एंड लॉज होता है फिजिक्स में, तो वो लिखा गया द क्वांटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। There are two types of physical quantity। देखो जो 11th में पढ़ने जा रहे हैं वो 9th का ही ब्रॉड चीज़ होगा थोड़ा सा, और जो 10th में पढ़े हैं वो 12th में पढ़ना है। ये स्पेशली बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड वाले, आईसीबीएसई बोर्ड का तो सिलेबस मिक्सअप है, तो हमको इससे अभी उतना मतलब होना नहीं चाहिए, लेकिन अभी देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटीज, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट होगा उसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। और दूसरा है ड्राइव्ड क्वांटिटीज, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव्ड क्वांटिटी। देखो भाई अब इसको मिटा लेते तो फिर डिफिनेशन इस थोड़ा का दो लाइन एक एक लाइन करके लिखते चलना है थोड़ा सा अभी शुरुआत में, अब बाद में समझने वाली बात आएगी, सवाल बनाने वाली बात आएगी। अभी दो तरह का फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज किसको बोलोगे बच्चों? फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ physical quantities which can be expressed in terms of any other physical quantities which cannot be expressed in terms of any other physical quantities are called fundamental physical quantities। वैसा क्वांटिटीज जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज से इंडिपेंडेंट होगा उसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल बच्चों, शुरुआत में तो मास, लेंथ, टाइम हुआ करता था, अब तो जोड़ देंगे बहुत सारा, 7 को दिखाते हैं, 7 के अलावे भी 2 दिखाएंगे, आगे आते हैं तो समझाते हैं। मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, इट इज ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहलाएगा, फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरा है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। Those quantities which are derived, बनाया गया, खींचा गया, कहाँ से बनाया जाएगा? तो फंडामेंटल से। Those quantities which are derived from fundamental quantities are called derived quantities। जो फंडामेंटल क्वांटिटी शुरुआत में जो 7 को बताया जाएगा, उसके अलावे भी जो होगा उसको हम लोग ड्राइव्ड क्वांटिटीज को बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल में एरिया, जितना मन करे उतना क्वांटिटीज़ को लिखते चलो और सबका फॉर्मूला याद रखना। एरिया, वॉल्यूम, एरिया बोले तो भाई डिफरेंट शेप वाला एरिया, एरिया ऑफ सर्कल पढ़ा हुआ है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पढ़ा हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर, एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, जो भी होगा सब एरिया वाला फार्मूला आपको याद कर लेना है। वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम πr², h, r क्या है तो रेडियस, h हाइट, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 क्यों? मेरे को बोलना इतना ही है कि बच्चों बस दिमाग में बैठा लीजिए, एरिया, सिर्फ एरिया से एक शेप का एरिया याद हो गया, उससे काम मेरा चल जाएगा। लेकिन आगे की क्लासेस में सब शेप, डिफरेंट शेप है ना, डिफरेंट शेप वाला एरिया हम लोग को
याद रहना चाहिए। एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो सब किससे ड्राइव किया जाएगा, तो फंडामेंटल क्वांटिटी। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राइव्ड क्वांटिटी। स्पीड, वर्क, एनर्जी, प्रेशर, ढेर लिखाएंगे, ढेर याद करना है और आगे पढ़ना है, ETC सब अलग अलग पढ़ना है, अलग अलग चैप्टर में। तो भैया फिजिक्स में क्या पढ़े, मेज़रमेंट। मेज़रमेंट में चला क्वांटिटीज़ आएगा कि जो मेजरेबल क्वांटिटीज़ होता है उसको फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का हो गया, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ किसको बोले भाई, विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एनी अदर, वो इंडिपेंडेंट होगा दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से, और जो रिलेट करेगा डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक साथ, उसको हम लोग ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ बोलेंगे। तो एग्जाम्पल लिख लिए, थोड़ा थोड़ा जानकारी बढ़ते जाएगी। अब हम लोग बेसिकली यूनिट की बात करेंगे, चैप्टर का नाम ही है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट क्या है सो हम लोग जानेंगे, लेकिन पहले आगे इतना नोट राइट डाउन करें तब आगे हम लोग बढ़ते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए, मेजर करने के लिए, टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी देयर आर टू थिंग्स इसेंशियल। देखो भाई, किसी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए दो चीज़ की आवश्यकता होगी। एक बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा बोलते हैं यूनिट। मेरा मास 90 kg, तो 90 और kg, 90 हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू और kg हो गया यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए n और u, n स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू और u स्टैंड्स फॉर यूनिट। तो टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी देयर आर टू थिंग्स एसेंशियल। फर्स्ट, न्यूमेरिकल वैल्यू, n, स्मॉल n लिखे कैपिटल n लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड दूसरा यूनिट u, तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटीज PQ, Q बराबर PQ लिखिए, फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी गिव एक्सप्रेस्ड एज Q बराबर NQ, सॉरी NU, N स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू, U स्टैंड्स फॉर यूनिट। मेरा बच्चा, मेरा मास 90 kg है, अगर ग्राम में एक्सप्रेस कर दें तो 90,000 ग्राम हो जाएगा। क्विंटल में 1 क्विंटल 100 kg, तो 0.9 क्विंटल के हो जाएंगे ये आदर्श सर। क्या हम छोटे हो जाएंगे क्या? नहीं नहीं, जो 90 kg है वही 0.9 क्विंटल है, वही 90,000 ग्राम है। लेकिन यूनिट बदल जाती है तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाता है। यूनिट बड़ा लोगे न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होगा, यूनिट छोटा लोगे न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा हो जाएगा, है ना। क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी को दो चीज़ से, n और u। मैं तुमको बताया n स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू, u फॉर यूनिट। मेरा बच्चा, जैसे मेरा मास 90 kg था, दूसरे यूनिट में लगे बदल गया, लेकिन हमारा जो जितना मैटर से बना हुआ है उतना ही रहेगा ना, वो कांस्टेंट रहेगा। तो वो क्या बोलने का है, NU बराबर क्या चीज़, कांस्टेंट। N1 U1 बराबर N2 U2। N1 मान लो 1 है, U1 है मान लो kg, और N2 कितना हो जाएगा 1000, जब यूनिट क्या हो जाएगा ग्राम। ग्राम छोटी इकाई होगी, छोटी यूनिट हो गई तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा हो गया। तो क्या सीखे बच्चों, इसमें मैथमेटिक्स क्या आता है, n वैरीज 1/u, दो चीज़ का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो तो इनवर्स वाला रिलेशन होगा, ये उल्टा वाला रिलेशन होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। दैट इज
If unit increases, then numerical value n decreases and vice versa. हमारी भाषा में बार बार वाइस वर्सा आएगा, उल्टा पुल्टा, जस्ट उलट जाएगा रिजल्ट। ये डिक्रीज करेगा तो वो इंक्रीज करेगा। सीधी सी बात है भाई, इकाई बड़ी कर दो तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा हो जाएगा, इकाई छोटी कर दो तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा हो जाएगा, है ना। तो अब इसको देखो, इसका सिंपल ग्राफ होता है, बार बार इस तरह का ग्राफ फिजिक्स केमिस्ट्री में आएगा, है ना। सिंपल क्या ग्राफ है, दो चीज़ के प्रोडक्ट का, कांस्टेंट का, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। ये डिफरेंट शेप का ग्राफ हम लोग देखेंगे आगे की क्लास में, काइनेमेटिक्स ही सब है। लेकिन मैं अभी ग्राफ बनाना सिखा, मतलब इसका ग्राफ कैसे होगा। देखो बच्चों, यह n और यह u, इस तरह से ग्राफ प्लॉट होगा। इसी का दूसरा जो होगा ग्राफ, वह इस तरह है, n और 1/u, तो n वेरीज डायरेक्टली 1/u, है ना। यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल का वाला, और यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसका ग्राफ इस तरह का होगा। n वेरीज 1/u। और इसी में तीसरा ग्राफ जो होगा, मैं बताऊं, इसी में तीसरा ग्राफ जो होगा NU का ग्राफ होगा। और NU और यूनिट बदल दो, कितनों बदल दो, मेरा मास जो रहेगा वही रहेगा, है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाएगा यूनिट के चेंज होने से, लेकिन मेरा मास रिमेंस क्या चीज़, कांस्टेंट। तो NU बराबर क्या चीज़, कांस्टेंट। NU बराबर कांस्टेंट। NU का ग्राफ खींचे हो, n और 1/u का ग्राफ, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। अभी नेचर ग्राफ कहाँ से आएगा, थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ, समझा देता हूँ, नहीं तो आगे तो फिर ग्राफ में डिटेल्स में इस सब के बारे में जानकारी होगी। चला जाए, पहले इसको राइट डाउन कर लो, है ना। ये बड़ा काम का फॉर्मूला मिल गया क्या, N1U1 बराबर N2U2। इस पर हम लोग ढेर सारा सवाल इस चैप्टर में बनाने वाले हैं। N1U1 बराबर N2U2, 1 kg बराबर 1000 ग्राम। डिफरेंट कन्वर्सन करोगे समझने के लिए। NU बराबर 100, यूनिट भी होगा, लेकिन हम लोग इस तरह लिख दिए। अगर ग्राफ खींचते हो तो N और U की बात करो। अगर N को हम लोग क्या ले ले, 100 ले ले, तो U क्या होगा, 1 होगा। अगर N को 50 ले ले तो U 2 होगा। N को 25 ले ले, बहुत ज़्यादा ना देखा करो, जैसे जैसे मल्टीपल है, 25 ले लिए तो U का वैल्यू 4 हो जाएगा। और उसके बाद 10 ले लिए, किसका वैल्यू, N का वैल्यू, तो U क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 5 ले लिए, कितना हो जाएगा बोलो, 20 हो जाएगा। और फिर क्या ले लो, 4 ले लो, समझने के लिए 4 लिया जाए, 4 ले लेंगे, 25 हो जाएगा, या उल्टा उल्टा होता चला जाएगा, है ना। 2 ले लेंगे या 50 हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग कर लेंगे। और यह 1 ले लेंगे तो यह 100 हो जाएगा। तो एक ग्राफ प्लॉट करना है। यह तुम्हारा n हो गया, थोड़ा सा लंबा कर लेंगे u, और स्केल बना लेंगे। ये छोटा सा 10, 20, बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना, 30, 40, और छोटा बना सकते थे, 50, 60 और 100 तक जाएगा। लेकिन हम लोग अगर 50 से स्टार्ट किए तो 50 ही ले लो, तो 50। और यहाँ पर क्या होगा, यह 10 या 20,
स्केल जो इसे मानोगे ग्राफ प्लॉट करने में, सारे बच्चे को ग्राफ प्लॉट करने आना चाहिए, आता होगा। सिंपल ग्राफ की बात कर रहे हैं अभी। तेरा ग्राफ तो हम लोग आगे देखना है, वो 20, 30, 40 और 50 तक ले लें, और भी लिया जा सकता है लंबा करके, चाहे स्केल को छोटा करके। इसी में 100 एजेस। बताओ, यह 50 है तो u क्या है, 2 है, तो 2 कहाँ होगा, जस्ट ये पॉइंट होगा। इसको ऊपर ले जाओ और यहाँ प्लॉट कर लिया, पॉइंट हो गया। यह कोऑर्डिनेट्स के रूप में लिखा जा सकता है 50 और 2, चाहे 2 और 50, 2 x एक्सिस वाला, तो u हो गया। दूसरा पॉइंट प्लॉट करा 25, वेयर इज 25, तो ये लाइज बिटवीन दिस, मिडिल में, यह 25 होगा, और 25 हो गया तो यह 4 हो गया, या 4 हो गया, तो 4 जो होगा 25 वाला में 4, इसका जस्ट ट्वाइस यहाँ, तो ये इस तरह का पॉइंट हो गया एक तरह से 4 वाला। अब चलो फिर से, है ना, कितना ले ले, इसमें बीच में हम लोग यहाँ 20 ले लेते तो यह 5 हो जाता, तो यहाँ 20 और 5, या 20 और या 5, तो 5 जस्ट इसके करीब होगा, 20 और 5, चाहे 5 और 20। अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो एक्स एक्सिस वाला u होगा, और n वाला जो होगा सो y वाला होगा। तो यह n को रिप्रेजेंट कर रहा है, यह u को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब चलो फिर से, ओ कहाँ तक जाओगे यार, 10 ले ले तो 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा यह 10 और 10 वाला, और जस्ट इसको 1 ले लिए तो वह 50 पर चला गया, तो 50 वाला पॉइंट कहाँ होगा, दिस मच मान ले हम लोग, और इसको मिला दे इन दिस वे। यह इसलिए बता रहे हैं कि यह फिजिक्स का और केमिस्ट्री में बार बार आने वाला है, ये फर्स्ट बार कर रहे हैं इसलिए इतना लंबा चौड़ा, नहीं तो सीधे 2 चीज़ का प्रोडक्ट होगा तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक बना देंगे, है ना। या रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ को, तो ये ग्राफ प्लॉट करने का एक छोटा सा मेथड मैं बताया, जो 10th के नीचे आप लोग पढ़े हुए हैं सारा। तो NU बराबर कांस्टेंट से मतलब है N1 U1 बराबर N2 U2, ये सबसे काम का फॉर्मूला है। एक ही फिजिकल क्वांटिटी है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू N1 है, जब यूनिट क्या लिए हैं U1, उसी फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू क्या है N2 है, जब यूनिट किस में लिए हो U2 लिए हो, तो N1 U1 बराबर N2 U2 बोला जाएगा। N स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू, U स्टैंड्स फॉर यूनिट, सीधी सी बात। फिजिक्स मेजरमेंट में 2 चीज़ें N और U, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। भैया 10th जो बच्चे परीक्षा दे चुके हैं, मैं बोलना चाह रहा था 10th पास बच्चे, लेकिन अभी तो परीक्षा है, रिजल्ट जब होगा था, तो 10th जो पढ़कर आए हैं बच्चे, पढ़े हुए हैं जो 10th, वो न्यूमेरिकल वैल्यू उसको बताना नहीं है, अब उसको यूनिट से ले चलना है। यूनिट भी 9th में डिटेल में पढ़ा हुआ है, लेकिन हम लोग यूनिट से स्टार्ट करने जा रहे हैं मेजरमेंट को। तो यूनिट, व्हाट इज़ यूनिट, है ना। ये स्केच है भाई, इस स्केच पर कुछ नाम लिखा हुआ है, कैमलिन, तो इसकी लंबाई को हम लोग 1 कैमलिन बोलेंगे, तो मेरी लंबाई 15 केल्विन हो जाएगी, 20 कैल्विन हो जाएगी, केल्विन नहीं कैल्विन बोले नाम के आधार पर। तो वो माना गया है स्टैंडर्ड, किसी सर्टेन लेंथ को मान लिया और दूसरे लेंथ को हम लोग उसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यूनिट कुछ नहीं, यूनिट एक मानी हुई स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, जिसके टर्म में फिजिक्स में आने वाले क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस किया जा सकता है, फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो मैं व्हाट इज़ यूनिट के बारे में बोलने जा रहा हूँ, यूनिट पढ़ाने चला हूँ। तो व्हाट इज़ यूनिट, यूनिट इज chosen a standard quantity, a standard quantity in terms of which, ये सब डिफिनीशन है, अपने से भी किताब की सहायता से कुछ कुछ समझा जा सकता है, लिखा जा सकता है। इन टर्म्स ऑफ विच ऑल फिजिकल क्वांटिटीज़, पूरे लिख दें, हम PQ लिखना चाह रहे थे, फिजिकल
quantities can be expressed, इकाई हिंदी, शुद्ध हिंदी बोल ले, इकाई एक चुनी हुई मानक राशि है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ विच ऑल फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस, जिसके टर्म में फिजिक्स में आने वाले सारे क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसे स्टैंडर्ड क्वांटिटी को यूनिट बोलेंगे। तो अब यूनिट, अब जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज बोले, यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। ड्राइव्ड क्वांटिटी बोले तो यूनिट्स ऑफ derived quantities are called fundamental quantities. Units derived from fundamental quantities are called derived quantities, derived units. तो units का जनरली दो तरह का units होगा, fundamental unit दूसरा derived unit। अब देखो बच्चों, फंडामेंटल यूनिट, units of fundamental quantities are called fundamental units. That is units of mass, length, टाइम। शुरुआत में तीन ही फंडामेंटल क्वांटिटीज माना जाता था बच्चों, मास, लेंथ, टाइम। अब आगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स बताने जा रहे हैं, तो उसमें 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात करोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में भी ये सब बात होगी। तो यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ, टाइम, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है उसके यूनिट को हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स बोलेंगे। और दूसरा है ड्राइव्ड यूनिट्स। यूनिट्स derived from फंडामेंटल यूनिट्स, वह यूनिट्स जो फंडामेंटल यूनिट से बनाई जाती है, ड्राइव की जाती है, खींची जाती है। यूनिट्स ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट। मैं ढेर सारा नाम लिखने जा रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटीज़ का, सारा फार्मूला मैं बार बार बोलूँगा कि उस सब आपको याद होना चाहिए, आपकी मेमोरी में होना चाहिए। तो वो देखो अब कैसे लिखते हैं, इसका एग्जाम्पल सब देखें। चाहिए यहीं पर थोड़ा सा, दैट इज़ यूनिट ऑफ एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम बोलना है, खुद पढ़ना है, याद करना है, आगे तो लिखाऊंगा हूँ। डेंसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी बोलेंगे, है ना। एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम। लिखने का मकसद है बच्चों, सब टर्म आपको आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सब डिटेल में पढ़ेंगे आगे। फोर्स, मोमेंटम, ये जो चैप्टर है ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसमें बेसिकली हम लोग बहुत सारे केसेस में सिर्फ बोलते हैं कि डायमेंशन पढ़ाने चले, तो ये डायमेंशन हर चैप्टर में मिलने वाला है। यूनिट एंड डायमेंशन हर चैप्टर में नया नया फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे और सबका यूनिट डायमेंशन लिखना पड़ेगा। तो वो चीज़ बड़ा मूल चैप्टर है। होता है बहुत सारे टीचर बाद में भी पढ़ाते हैं, इसमें होता क्या है, सारा फार्मूला आना चाहिए फिजिक्स का। तो सारा फिजिक्स का तो 10th 11th 12th तक तो नहीं पढ़े हैं पूरा अभी, लेकिन 9th 10th तो ज़रूर पढ़ के आए हैं। तो उस स्तर का सारा फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ये सारा क्वांटिटी जो लिखा हुआ है सब आप पढ़ा हुआ है, 9th के स्तर में ये पढ़ा हुआ है। अभी जो हम लिखने जा रहे हैं आगे, वो क्या चीज़, पोटेंशियल। पोटेंशियल बोले तो आगे 3 तरह का पोटेंशियल बोले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल। तो वो सारा चीज़ सब आना चाहिए। रेजिस्टेंस, बहुत सारा बताएंगे ETC।
तो ये फंडामेंटल यूनिट एंड ड्राइव यूनिट्स। अब पहले हम लोग क्या कर लें, सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात कर लें, और तब सिस्टम ऑफ यूनिट्स में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूनिट कौन सा लेते हैं अलग अलग सिस्टम में, सो दिखाने जा रहे हैं। तो ये छोटी सी बात थी कि इकाई एक चुनी हुई मानक राशि है, मानक स्टैंडर्ड बोलते हैं मेरे बच्चों। अब कोई मान लेगा, कुछ मान लेगा, कोई है ना, उसके मान लेने से उसको स्टैंडर्ड नहीं माना जाएगा। जो साइंटिस्ट होगा, जो बहुत बड़ा काम साइंस के क्षेत्र में किया होगा, उसके ऑनर में क्या है बोलते हैं यूनिट मान लिया जाता है। न्यूटन माना गया, जूल माना गया, एम्पियर माना गया, कैल्विन माना गया डिफरेंट क्वांटिटी में। तो वो सब साइंटिस्ट के नाम में उसका ऑनर में उसको दे दिया गया सर्टेन न्यूमेरिकल वैल्यू वाले में। तो वो चीज़ देखना है आगे। आगे हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात कर रहे हैं। मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी देते हुए आगे बढ़ते चले जा रहा हूँ। मिटा लूँ मैं इसको पहले। सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात कर ले। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, देयर आर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स। पहला CGS सिस्टम, C से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से GS से दूसरा ग्राम सेकेंड। अब FPS सिस्टम, F फॉर फुट, अभी फुट फिट बोला जाता है ना। कोई बोलता है 2 गज की दूरी, अभी मोदी जी दिए हैं 2 गज की दूरी है ज़रूरी इस लॉकडाउन में। ये गज क्या है, अंग्रेज़ी में इंग्लिश में यार्ड बोलते हैं, और 1 गज में 3 फीट होता है गुरु, है ना। तो कोई 6 फीट बोलता है और कोई 2 गज बोलता है, बतवा तो एक है। तो वही चीज़ को करना है, या वो पुराने दौर में फिर है ना गज और फुट वाला दौर चलाया। तो फुट, P से पौंड, S से सेकेंड। फुट के लिए शॉर्ट में हम लोग FT लिखते हैं बच्चों, सेंटीमीटर के लिए CM लिख देते हैं, ग्राम के लिए GM या G लिख देंगे, और सेकंड के लिए S लिखेंगे, C भी लिख देते हैं। फुट पौंड सेकंड, फुट के लिए FT, पौंड के लिए स्पेशल सिंबल होता है LB। कहाँ से आया भाई, कहीं ज़्यादातर बुक में इसकी चर्चा भी नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ एक तरह से समझने के लिए। यह मास है, मास के लिए यूनिट है पौंड, तो लिब्रा बोलते हैं, तुला, बैलेंस। तो वो LB मान लो वहीं से आया है, LB लिब्रा से। और S सेकेंड तो S बोलेंगे, FPS फुट पौंड सेकेंड। और थर्ड होगा चला MKS सिस्टम, MKS सिस्टम बोलेंगे मीटर, लेंथ के लिए मीटर, है ना। MKS बोले किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड, तो मीटर, किलोग्राम, kg, सेकंड, इस तरह से सिंबल लिखा जाता है। तो ये 3 सिस्टम पहले था, लेकिन इस 3 सिस्टम के रहने से लोग को दिक्कत होती थी। अब मान लो वह कंट्री वाला आदमी, ऐसा कंट्री जहाँ पर FPS सिस्टम चलता है, वो चला गया क्या वैसे सिस्टम में जहाँ MKS चलता है। अब वो डिमांड करेगा, कपड़ा खरीदना हो तो मीटर में, वो चाहेगा फिट में। जिस कंट्री में घुसा है वहाँ तो मीटर स्केल चलता है, तो लेने वाले को, देने वाले को क्या होगा, दिक्कत होगा। मेरे को चाइनीज़ भाषा आता नहीं है, चाइनीज़ अभी कोरोना का ओरिजिन वहीं से था, तो चाइनीज़ आता नहीं, लेकिन चौमन चौं कुछ बोल दें तो हम कहें चाइनीज़ बोले, है ना। तुमको कुछ समझ में नहीं आया, कहा कि तुमको उस सिस्टम से हम लोग बढ़े ही नहीं, आगे हैं। तो सिस्टम अलग अलग होने से दिक्कत होता है, तो सिस्टम एक हो जाए तो झंझट कम हो जाता है। तो साइंटिस्ट लोग, सारा साइंटिस्ट एक जगह बैठकर फ्रांस की राजधानी पेरिस में मीटिंग करके वह नया सिस्टम दे दिया, इंटरनेशनल सिस्टम बोलेंगे, कहानी बना दी। कहाँ से रिलेटेड है या
फ्रांस से रिलेटेड है, फ्रेंच लिटरेचर का वहाँ ज़्यादा यूज होगा। लेकिन हम लोग देख ले चौथा सिस्टम बोलने जा रहे हैं। 3 सिस्टम रहते हुए चौथे सिस्टम की क्यों ज़रूरी पड़ी? तो अलग अलग सिस्टम होने से कन्फ्यूजन है ना, कंट्राडिक्शन आने लगा, कन्फ्यूजन होने लगा। तो उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए एक सारा साइंटिस्ट एक जगह कॉन्फ्रेंस करके वह एक इंटरनेशनल सिस्टम दे दिया। इंटरनेशनल सिस्टम, SI और इंटरनेशनल सिस्टम। अपने लोग का अंग्रेजी सिखाता है, इंटरनेशनल सिस्टम को SI नहीं लिखकर IS लिखना है। लेकिन यह SI जो आया है वो फ्रेंच लैंग्वेज से आया है ना। बहुत सारे डिफरेंट बुक में फ्रेंच लिटरेचर में SI को लिखता है सिस्टमी डी इंटरनेशनली। सिस्टम में ई नहीं लगाते हम लोग अपने लोग की इंग्लिश में, लेकिन वहाँ जो है वो इस तरह का है, वह सिस्टमी डी इंटरनेशनली से निकल कर SI आया है, फ्रेंच लैंग्वेज से SI आया है। कोई घटना साइंस में चाहे कहीं भी क्या होता है, किसी कंट्री से जुड़ा होता है, उस कंट्री का भी इम्पोर्टेंस होना चाहिए। तो वही फ्रांस की भाषा का इम्पोर्टेंस रखने के लिए फ्रेंच लैंग्वेज से SI लाया गया है। तो ये कहानी था, थोड़ा समझा दी। देयर आर 7 बेसिक, फंडामेंटल को बेसिक भी बोलते हैं बच्चों। देयर आर 7 बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स इन SI। SI में 7 बेसिक क्वांटिटी है। तो कौन कौन बेसिक क्वांटिटी है? तो पहला चला, फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गया मास। एक सेक्वेंस में लंबा सा कॉलम बना देते हैं हम तुम, तब आगे बात करते हैं। इसको लिखते मिटा लेते हैं, इसको लिखो तुम लोग, फंडामेंटल यूनिट्स इन SI। तो भैया क्वांटिटीज था, फंडामेंटल क्वांटिटीज मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट या सिंपली करंट बोला जाए, लेकिन मन में रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट बोले हैं सर। टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, ऑप्टिक्स लाइट में इसकी चर्चा होगी, लेकिन लुमिनस इंटेंसिटी। अगला होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। SI में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज लोगी भाई, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मास के लिए यहाँ यूनिट है ना, SI। तो मास के लिए kg, लेंथ के लिए मीटर है ना, किलोग्राम लिखा जाए, kg बोल दिए, मीटर लिख दिए। टाइम के लिए सेकंड S और ACC लिखते हैं। करंट के लिए एम्पियर, मैं कैपिटल ए लिखते लिखते स्मॉल ए लिखा, तो कैपिटल ए एम्पियर में नाम में कैपिटल ए ही लिखाता है। लेकिन जब भी किसी साइंटिस्ट के नाम को यूनिट के रूप में लिखोगे तो उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर लिखा जाएगा। तुमसे कभी इस तरह का क्वेश्चन अराइज कर दे, न्यूटन और न्यूटन में क्या फ़र्क है, तो न्यूटन इज़ द नेम ऑफ साइंटिस्ट, और ये दिस न्यूटन इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स, SI यूनिट ऑफ फोर्स। तो यह यूनिट लिखने का तरीका है कि जो साइंटिस्ट के ऑनर में लिखा जाएगा तो फर्स्ट लेटर मस्ट बी स्मॉल। तो एम्पियर के लिए ए लिखेंगे, यहाँ कैपिटल ए चलेगा नहीं, वही होगा एम्पियर के लिए, और यहाँ स्मॉल लेटर से लिखा गया। टेम्परेचर के लिए कैल्विन के लिए के और थीटा भी बोल देते हैं है ना, लेकिन ये कैल्विन यूनिट में के शॉर्ट में लिखा है। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला बोलेंगे, याद रखना, और कैंडेला का शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे CD, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल लिखा जाएगा, MOL लिखते हैं शॉर्ट में। इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन केमिस्ट्री का हर चैप्टर में स्टार्टिंग ही होता है मोल कंसेप्ट, इस सबसे
लेकिन फिजिक्स में भी आएगा 12 के स्तर में, मोल ये सब की बहुत सारी चर्चा होगी। केमिस्ट्री फिजिक्स में 11th में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में चल रहा, लेकिन इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन, मैं बोलता हूँ ज़्यादा यूज कहाँ होगा, मोस्टली यूज्ड इन केमिस्ट्री। सब का डिफिनीशन आपको देखो एनसीईआरटी में नीचे में नोट करके लिखता है कि इसके डिफिनीशन को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपकी विशेष जानकारी के लिए। लेकिन ऑब्जेक्टिव में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो उसके लिए आपको सारा वैल्यू पर डिफिनीशंस क्या होना चाहिए याद होना चाहिए। किलोग्राम के लिए क्या है, मीटर के लिए क्या है, मैं टेक्निक बताऊंगा कुछ का। न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग को चाहिए, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को लिखने से ऑब्जेक्टिव का सवाल हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो 7 फंडामेंटल हम लोग क्वांटिटीज़ को जाने एसआई में, और 7 का एसआई यूनिट क्या हो गया वो बता दिया। अभी 7 के अलावे भी क्या है, फिजिक्स में डिफरेंट क्वांटिटीज़ के यूनिट लिखने के लिए 2 और क्वांटिटीज़ की आवश्यकता पड़ती है। उसको फंडामेंटल का उसको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ बोलेंगे, और उसके यूनिट को सप्लीमेंट्री यूनिट बोलेंगे। तो आप सप्लीमेंट्री यूनिट की बात करने चले हैं। किसकी बात करेंगे बच्चों? सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ की बात करने चले हैं। तो देख लो, आगे बढ़ो, पहले इसको लिख लो और तब कर। 2 supplementary units also in SI। देखो यार, सप्लीमेंट्री यूनिट्स है ना, पहले मैट्रिक के परीक्षाओं में कुछ बच्चे को गड़बड़ी हो जाती थी, फेल कर जाता था या कुछ कारणवश छूट जाता था, तो उसके लिए सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होती थी। पूरक परीक्षा बोलते थे, संपूरक। तो वही हिंदी में संपूरक इकाई, पूरक इकाई बोलेंगे कि कुछ और एक्स्ट्रा बात होनी चाहिए, कुछ छूट गया है। किसमें? वो जो 7 को दिखाए ना फंडामेंटल, उसमें कुछ और भी होगा। तो यह इसका कारण अलग से आगे जब पढ़ाऊंगा डायमेंशन तो मैं बोलूँगा कि इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, लेकिन यूनिट होगा, उसको अलग से सप्लीमेंट्री यूनिट्स के रूप में डाला जाएगा। तो देयर आर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स आल्सो इन एसआई। पहला फर्स्ट जो होगा सो प्लेन एंगल। आप लोग सिंपली, हमको लगता है एंगल पढ़ के आए हैं 10th के नीचे, और यहाँ पर प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ज़्यादा वही जो आप पढ़ के आए हैं उसी को हम लोग एक तरह से, ये कोई परिभाषा नहीं हुआ या मैं डिफिनीशन नहीं हुआ मैथमेटिक्स का या फिजिक्स का, लेकिन ये थोड़ा सा बात समझने के लिए कि जो एंगल आप 10th के नीचे पढ़े हैं वो सिर्फ प्लेन एंगल पढ़े हैं, और यहाँ एक्स्ट्रा कुछ पढ़ेंगे तो वो सॉलिड एंगल। यहाँ भी ज़्यादातर किसकी यूज हुए अपने फिजिक्स में, तो प्लेन एंगल का ही हुई है। रेयर केसेस 2-3 चैप्टर में सॉलिड एंगल की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी हम 12 में ही उसकी ज़्यादा चर्चा करेंगे। अभी समझाएंगे कि क्या है सॉलिड एंगल, लेकिन ज़रूरत पड़ेगा 12 में। लेकिन चलिए, प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ बोल सकते हैं। अब इसका यूनिट क्या होगा? इसकी यूनिट, प्लेन एंगल की यूनिट रेडियन, सॉलिड एंगल के लिए यूनिट एस्टे रेडियन। इसका सिंबल RAD बोलेंगे, इसके लिए सिंबल SR लिखा जाएगा। अब थोड़ी सी बात समझना है किसके बारे में, तो प्लेन एंगल के बारे में। तो प्लेन एंगल क्या है सो देखा जाए। आप एनसीईआरटी देखोगे तो डी थीटा से लिखे हुआ है प्लेन एंगल को। ये डी थीटा लगभग हम समझते 10th में बहुत इसकी चर्चा नहीं है। थीटा एंगल के लिए लिखते हो, डेल थीटा सुना हुआ होगा, छोटा एंगल। जब यही डेल थीटा टेंड्स टू 0, तो इसी को टेंड्स टू 0, 0 होगा नहीं लेकिन 0 के एकदम करीब हो जाएगा, तो उसको स्पेशली हम लोग किस तरह लिखेंगे? डी थीटा। एस बड़ी दूरी के लिए लिखेंगे, डेल एस छोटी दूरी के लिए लिखेंगे, और जब यह टेंड्स टू 0 होगा, लिमिट की बात है, टेंड्स टू 0 होगा तो इस डेल एस को हम लोग क्या लिख देंगे? डी एस लिख देंगे। बड़े टाइम इंटरवल को टी, छोटे टाइम इंटरवल एक तरह से डेल टी, और डेल टी टेंड्स टू 0 को डी टी लिखा जाएगा। तो यह कैलकुलस की भाषा होगी कि एकदम छोटा से छोटा क्वांटिटी जितना सोचते हो कोई क्वांटिटी, तो वो डी थीटा। करंट को, छोटा करंट एकदम बहुत छोटा से छोटा जितना सोच सकते हो, 0 नहीं लेकिन 0 के करीब होना चाहिए, तो वो DI लिखाएगा। तो ये इस तरह का छोटा टर्म सब, मतलब सिंबल सब आएगा। तो प्लेन एंगल
सिंपल भाषा में प्लेन एंगल बोला जाएगा बच्चों किसी लाइन सेगमेंट के कारण। लाइन सेगमेंट मुझे लाइन के खंड, रेखा खंड बोलते हैं, लाइन सेगमेंट, लाइन का टुकड़ा, उसके कारण किसी पॉइंट पर बनाए गए एंगल को हम लोग प्लेन एंगल कहेंगे। एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट। अब तुम सर्कल जानते हो बच्चों, और सर्कल का छोटा सेगमेंट आर्क हो गया। अब उस आर्क के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनेगा वह प्लेन एंगल कहलाएगा। और इस रेडियन की परिभाषा में क्या होगा, तो उस आर्क की लंबाई जो होगी सो रेडियस के बराबर हो जाए। उस सर्कल के रेडियस के बराबर हम लोग आर्क ले लें, है ना, तो क्या होगा, उस आर्क के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनेगा दैट विल बी एंगल 1 रेडियन। प्लेन एंगल होगा वह 1 रेडियन कहलाएगा। तो 1 रेडियन का डिफिनीशन हो गया वो, तो मैं लिखा देता हूँ सारा चीज़। तब सॉलिड एंगल को समझना। फिर से मेरे बच्चों, प्लेन एंगल सामान्य भाषा में क्या बोलोगे कि एक लाइन के द्वारा किसी पॉइंट पर बनाए गए एंगल को हम लोग प्लेन एंगल बोलेंगे। यही लाइन है, चाहे अब मेरे आपके सामने में यह व्हाइट बोर्ड है और इस व्हाइट बोर्ड का ये लाइन, ये जो फ्रेम है वो फ्रेम आपके क्लासरूम में स्टूडेंट है, चाहे आप अपने आप को मानो कि इस बोर्ड के सामने है, तो उस आपके नाक पर जो उस लाइन के द्वारा एंगल जो बनेगा दैट विल बी प्लेन एंगल। और इसी में आगे बात बढ़ा दो, ये पूरा ब्लैक व्हाइट बोर्ड के कारण आपके नाक पर जो एंगल बनेगा वह सॉलिड एंगल होगा। एरिया के द्वारा किसी पॉइंट पर बनाए गए एंगल को सॉलिड एंगल, और लाइन के द्वारा किसी पॉइंट पर बनाए गए एंगल को प्लेन एंगल बोलेंगे। तो अभी प्लेन एंगल की बात करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा लिख लेना है। प्लेन एंगल को डी थीटा से लिखे, थीटा से पढ़ कर आए हुए हैं, थीटा बराबर L/R पढ़ के आए हो 10th से नीचे। L इज़ लेंथ ऑफ आर्क, R इज़ द रेडियस, तो इस तरह की बात को समझ रहे हो। तो प्लेन एंगल, एंगल सबटेंडेड बाय ए लाइन और लाइन सेगमेंट, लाइन और लाइन सेगमेंट, लाइन स्ट्रेट हो, कर्व हो, line segment, angle subtended by a line or line segment at a point is called plane angle। मैं दिखाऊं, ये आर्क ले लिए बाबू, इसकी लंबाई ds बोले, छोटी लंबाई। ये जो सेंटर पर एंगल बनाया वह d थीटा, और इसका रेडियस जो है सर्किल का r है। तो प्लेन एंगल सबटेंडेड, प्लेन एंगल सबटेंडेड, थोड़ा सा लिटरेचर लिखना आना चाहिए, कोई ज़रूरत सॉरी। प्लेन एंगल सबटेंडेड एट O बाय ए लाइन सेगमेंट बाय एन आर्क ऑफ लेंथ ds छोटी लंबाई को ds लिखे, ds is given as d theta बराबर ds by r, where r is radius of circle, ds लेंथ हो गया आर्क का। इफ ds बराबर r, देन d थीटा बराबर 1 रेडियन। या प्लेन एंगल के लिए यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, यहाँ से जस्ट यूनिट ऑफ प्लेन एंगल लिखा हुआ है ऊपर में, यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज व्हाट, रेडियन। लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ लिखा गया तो 1 रेडियन का डिफिनीशन दे दिए। जब ds का वैल्यू किसके बराबर हो जाए, r के बराबर। मैं लिखा देता हूँ इसका डिफिनीशन, पहले इसको लिख डालो। क्लियर है बच्चों? लेंथ ऑफ आर्क रेडियस के बराबर, और तब उस आर्क के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनेगा दैट विल बी एंगल 1 रेडियन। तो 1 रेडियन का डिफिनीशन में बोला, लिखाता हूँ। 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। 1 रेडियन कौन सा एंगल हुआ, जो सेंटर पर एंगल बनता है
कितने आर्क के, कितने लेंथ ऑफ आर्क के बराबर, तो रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर जब लेंथ ऑफ आर्क लेंगे तब सेंटर पर जो एंगल बनेगा दैट विल बी 1 रेडियन। अब डिफरेंट कन्वर्सन सब। अब आज का पीरियड फर्स्ट पीरियड, एक फर्स्ट लेक्चर था मेरा वक्त, तो थोड़ा सा कम ही, लेकिन आपका ड्यूटी क्या हुआ, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ का फार्मूला याद होना चाहिए। मैं बोला एरिया टास्क दिया, तो एरिया में एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, एरिया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर का एरिया तो 2 पाई आर एच। तो इस तरह का चीज़ फार्मूला सब आपको याद रखना पड़ेगा। और भी डिफरेंट केसेस का एरिया का फार्मूला मैं लिखाऊंगा आपको, या खुद भी उसको आगे बढ़ाना है। तो इस टास्क को समझोगे, अब धीरे धीरे पढ़ाई को आगे बढ़ाओगे। अभी से तुम ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, आगे मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाएंगे, तो मैथमेटिकल टूल्स, फिजिक्स में बिना मैथमेटिक्स के कोई उपाय नहीं है। वो 10th के नीचे का सारा मैथमेटिक्स आना चाहिए, और नया नया मैथमेटिक्स का कुछ कंसेप्ट। मैथ वाले बच्चे 12 में अपना कैलकुलस अब सीखेंगे, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कैलकुलस का पार्ट। 11th में भी थोड़ा सा पार्ट है डिफरेंशिएशन, लेकिन फिजिक्स में पूरे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन को जो अपने फिजिक्स के लेवल का है, 11-12 के लेवल का, उसको मैं इस वेक्टर, अभी इसके बाद वेक्टर में पढ़ाऊंगा। वेक्टर के बाद जो होगा काइनेमेटिक्स, उसमें पहले कैलकुलस ही सब सिखाया जाएगा, तब आगे बात करेंगे। यह कैलकुलस का ही भाषा था, या डीएस लेते थे, डी थीटा लेते थे छोटे वैल्यू को। तो आज इतना ही तक, घर पर रख के पढ़ाई करना है, लॉकडाउन है, कहीं निकलना ही नहीं है आपको, और अपनी पढ़ाई को रिपीट करते रहना है।